हेलो माय डियर फ्रेंड। आज मैं क्लास 10th बायोलॉजी का ऑल चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में आने की संभावना है। प्रश्न 1, अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? 1। और लैंगिक में कितने हो जाएंगे? लैंगिक में 2 हो जाएंगे, अलैंगिक में 1 हो जाएंगे। इसमें क्यों कौन 2 होते हैं? माता पिता होते हैं 2, या मेल फीमेल इसमें होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 1 ही होते हैं। द्विखंडन किसमें होता है? हाइड्रा में, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में। तो द्विखंडन का एक ट्रिक होता है BPA। बी से हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन, पी से हो जाएगा पैरामीशियम, ए से हो जाएगा क्या? अमीबा। तो द्विखंडन किस में होगा? हाइड्रा में, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में। तो किस में होगा? अमीबा में। बहुखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, प्लाज्मोडियम में, हाइड्रा में। तो बहुखंडन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। अमीबा में क्या हो जाएगा? द्विखंडन। अमीबा और पैरामीशियम में क्या हो जाएगा? द्विखंडन। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। कली द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में, अमीबा में, फर्न में, मेढक में। तो कली द्वारा जनन किस में होगा? ईस्ट में होगा। इसमें क्या होता है? इसके शरीर से ये जो वाला भाग है जो टूट के अलग होता है। और हाइड्रा में भी होता है कली द्वारा जनन। हाइड्रा में जनन की विधि है द्विखंडन, बहुखंडन, कली बनना, बीजाणु बनना। तो हाइड्रा में कैसा होगा? कली बनना। अभी बताया इसके शरीर से जो है ये आगे टूट के अलग होगा, फिर वो भी क्या हो जाएगा? एक अलग रूप ले लेगा। बीजाणु द्वारा जनन किस में होता है? शैवाल में, फर्न में, कवक में, सभी में। तो बीजाणु द्वारा जनन किस में होगा? सभी में। लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो लैंगिक में कितने हो जाएंगे? 2। अलैंगिक में 1। लैंगिक में 2, अलैंगिक में 1। आ लगा रहेगा तो ये अलैंगिक में कितने होते हैं? 2। मानव में नर युग्मक कहलाता है अंडाणु, बीजाणु, शुक्राणु, जायोगोटा। तो मानव में नर युग्मक क्या कहलाएगा? शुक्राणु। मादा युग्मक कहलाता है शुक्राणु, अंडाणु, बीजाणु, भ्रूण। तो मादा युग्मक क्या कहलाएगा? अंडाणु। निषेचन क्या है? कोशिका विभाजन, युग्मकों का संलयन, भ्रूण निर्माण, बीज निर्माण। तो निषेचन क्या है? युग्मकों का संलयन। मानव में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका, योनि। तो मानव का जो निषेचन होता है जो फैलोपियन नलिका में, इसका एक और नाम है डिम्बवाहिनी। डिम्बवाहिनी। अगर फैलोपियन नलिका नहीं रहेगा तो डिम्बवाहिनी रहेगा ऑप्शन में। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है भ्रूण, जायगोट, बीज, युग्मक। तो निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है क्या? जायगोट। भ्रूण का विकास किसमें होता है? अंडाशय में, फैलोपियन नालिका में, गर्भाशय में, योनि में। तो भ्रूण का विकास किसमें होगा? गर्भाशय में। पौधों में लैंगिक जनन का अंग है जड़, तना, फूल, पत्ती। तो पौधों में लैंगिक जनन का अंग क्या हो जाएगा? फूल। परागकण बनते हैं वर्तिकाग्रा में, अंडाशय में, पुंकेसर में, बृहदल में। तो परागकण किसमें बनते हैं? पुंकेसर में। अंडाणु पाया जाता है पुंकेसर में, परागकोश में, अंडाशय में, बृहदल में। तो अंडाणु कहाँ पाया जाएगा? अंडाशय में। परागन का अर्थ है निषेचन, बीज निर्माण, पराग का स्थानांतरण,
भ्रूण विकास, तो परागन का अर्थ क्या हो जाएगा, पराग का हस्तांतरण। स्वपरागन में पराग होता है दूसरे फूल में, उसी फूल में, दूसरे पौधों में, मिट्टी में। तो स्वपरागन में पराग होता है कि उसी फूल में। पर परागन में पराग होता है उसी फूल में, उसी पौधे में, दूसरे पौधों में, जड़ में। तो पर परागन में पराग होता है दूसरे पौधों में, एक पौधों से दूसरे पौधों में किसके द्वारा जाता है, मधुमक्खी या कीट पतंग के द्वारा जाता है। बीज में क्या होता है, भ्रूण, जड़, पत्ती, तना। तो बीज में क्या हो जाएगा, भ्रूण। फल का निर्माण किससे होता है, बीज से, अंडाणु से, अंडाशय से, पराग से। तो फल का निर्माण किससे हो जाएगा, अंडाशय से। कॉपर टी किस प्रकार का विधि है, साल्य, हार्मोनल, यांत्रिक, प्राकृतिक। तो जो कॉपर टी है वो यांत्रिक है, कॉपर टी यानी मानव निर्मित है। वेस्कोटोमी किस में की जाती है, पुरुष में, महिला में, दोनों में, बच्चों में। तो जो वेस्कोटोमी है जो पुरुष में की जाती है, जो शुक्रवाणु नालिका होता है उसको कट करके बांध दी जाती है। ट्यूबेक्टोमी किस में होती है, पुरुष में, महिला में, दोनों में, शिशु में। तो ट्यूबेक्टोमी जो होगा महिला में होगा। इसमें क्या होता है, जो अंडाणु वाला जो नलिका होता है उसको काट दिया जाता है और काट को ज्वाइंट कर बांध दिया जाता है। किशोर अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, खनिज। तो किशोर अवस्था में जो परिवर्तन किसके कारण होता है, हार्मोन के कारण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है अंडाशय, वृषण, पिट्यूटरी, थायराइड। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें बनता है, वृषण में। एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है वृषण में, यकृत में, अंडाशय में, अग्नाशय में। तो एस्ट्रोजन हार्मोन किसमें बनेगा, अंडाशय में। प्लेसेंटा का कार्य है श्वसन, पोषण, अपशिष्ट हटाना, सभी। तो प्लेसेंटा का कार्य क्या है, सभी। प्लेसेंटा क्या है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित अंग या गर्भ में पल रहे शिशु को ऑक्सीजन, पोषण के लिए पोषक तत्व और वहां से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। अलैंगिक जनन अधिक पाया जाता है उच्च जीवों में, पौधों में, सरल जीवों में, मानव में। तो अलैंगिक जनन अधिक पाया जाता है किसमें, सरल जीवों में। मानव में जनन कोशिकाएं बनती है मायोटोसिस, म्यूओसिस, दोनों से, किसी से नहीं। तो मानव में जो जनन कोशिकाएं बनती है म्यूओसिस से, यानी अर्धसूत्री विभाजन। हिंदी में इसका क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। भ्रूण का प्रारंभिक विकास कहलाता है अंकुरन, गर्भावस्था, कोशिका विभाजन, युवानावस्था। तो भ्रूण का जो प्रारंभिक विकास क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। बीज के अंकुरन के लिए आवश्यक है जल, वायु, उपयुक्त ताप, सभी। तो बीज के अंकुरन के लिए क्या आवश्यकता है, जल भी, वायु भी, उपयुक्त ताप यानी सभी। गर्भ निरोधक गोली किस पर आधारित है, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, प्रोटीन। तो जो गर्भ निरोधक जो गोली है जो हार्मोन पर आधारित है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति होती है भिन्न, समान, कमजोर, शक्तिशाली। तो अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति होती है जो समान होती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्या होती है, समान, बिल्कुल अलग, विविधता वाली, कमजोर। तो यह क्या हो जाएगा, विविधता वाली। भ्रूण की सुरक्षा मिलती है एम्ब्रियोटिक द्रव से, रक्त से, हड्डी से, त्वचा से। तो भ्रूण की सुरक्षा किससे मिलेगी, एम्ब्रियोटिक द्रव से। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, डार्विन को, लेमर को, ग्रेगर मेंडल, वाटसन। तो आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाएगा, ग्रेगर मेंडल को। मटर के पौधे में मेंडल ने कितने लक्षण का अध्ययन किया,
5, 6, 7, 8, तो कितने लक्षण का अध्ययन किया था? 7। जीन होते हैं आरएनए के बने, प्रोटीन के बने, डीएनए के बने, डीएनए के भाग, कोशिका के भाग। तो जीन जो होते हैं डीएनए के भाग होते हैं। किसी लक्षण को वैकल्पिक रूप से क्या कहते हैं? जीन, एलील, गुणसूत्र, डीएनए। तो जो किसी लक्षण को वैकल्पिक रूप से क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। प्रभावी को लक्षण को कैसे दर्शाते हैं? छोटे अक्षर के द्वारा, बड़े अक्षरों से, संख्या से, चिन्ह से। तो प्रभावी लक्षण कैसे किससे दर्शाएंगे? बड़ा वाला अक्षर से, और छोटा वाला को अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण दर्शाया जाता है बड़े अक्षरों से, छोटे अक्षरों से, रोमन अंक से, रंग से। तो अप्रभावी किससे दर्शाएंगे? छोटे अक्षरों से। मोनो हाइब्रिड क्रॉस F2 का अनुपात होता है 1:1, 3:1, 9:3:3:1, 2:1। तो मोनो हाइब्रिड पूछे तो 3:1, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का अनुपात क्या हो जाएगा? 9:3:3:1। यानी डाई पूछे तो ये, और मोनो पूछे तो 3:1। मेंडल का प्रभुत्व नियम किससे संबंधित है? प्रभावी लक्षण से, अप्रभावी लक्षण से, दोनों से, कोई नहीं। तो मेंडल का प्रभुत्व नियम किससे संबंधित है? प्रभावी लक्षण से। गुण सूत्र पाए जाते हैं साइटोप्लाज्मा में, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। तो गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किससे संबंधित है? लैमार्क, मेंडल, डार्विन, वाटसन। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किससे संबंधित है? डार्विन से। इन्होंने ऐसा बोला कि प्राकृतिक चयन है जो पर्यावरण के अनुकूल लक्षणों वाले जीवों को जीवित रखता है और प्रजनन करता है। अर्जित लक्षण का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन, लैमार्क, मेंडल, हक्सले। तो अर्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने। अर्जित लक्षण होते हैं वंशीगत होते हैं, वंशीगत नहीं होते हैं, हमेशा स्थायी होते हैं, जीन बदलते हैं। तो अर्जित लक्षण होते हैं जो वंशीगत नहीं होते हैं। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डार्विन, मेंडल, वाटसन और क्रिक, लैमार्क। तो डीएनए संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। मेंडल का पृथक्करण का नियम संबंधित है जीन के पृथक्करण से, कोशिका से, अंग से, प्रोटीन से। तो मेंडल का पृथक्करण का नियम किससे संबंधित है? जीन की पृथक्करण से। डीएनए पाया जाता है नाभिक में, साइटोप्लाज्मा में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। कौन सा लक्षण वंशीगत नहीं होता है? नहीं है। आंखों का रंग, बालों का रंग, शरीर की बनावट, सीखा हुआ व्यवहार। तो वंशीगत लक्षण कौन सा नहीं हो जाएगा? सीखा हुआ व्यवहार। शरीर का बनावट होता है, बालों का रंग भी होता है, आंख का भी रंग होता है। समान डीएनए वाले जीव कहलाते हैं क्लोन, संकर, उत्परिवर्तित, अनुकूलित। तो समान डीएनए वाले जीव क्या कहलाते हैं? क्लोन। मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम संबंधित है मोनोहाइब्रिड्स, डाईहाइब्रिड्स, उत्परिवर्तन, चयन। तो मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम संबंधित है डाईहाइब्रिड्स। इसका क्या होता है? 9:3:3:1, और मोनोहाइब्रिड का 3:1। कौन सा अंग विषम रूप है? मनुष्य का हाथ, पक्षी का पंख, तितली का पंख, व्हेल का पंख। तो कौन सा अंग विषम रूप हो जाएगा? तितली का पंख। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डी न्यूक्लिक एसिड, डबल एसिड, डायनेमिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। गुण सूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, केवल डीएनए से, केवल प्रोटीन से, वसा से। तो गुण सूत्र जो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से।
पौधे में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। तो पौधों में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है हार्मोन के द्वारा। मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य तंत्र कौन सा है? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तो मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य तंत्र कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। रिफ्लेक्स की क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, सेरिबेलम में, मेडुला में। तो रिफ्लेक्स की क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? मेरुरज्जु में। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रिनालिन। तो पौधे में जो वृद्धि हार्मोन होता है एक जिब्रेलिन्स होता है और दूसरा ऑक्सिन होता है। पहला ये, दूसरा ये अगर एब्सेंट हो तो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सिन। और पौधों में किस हार्मोन के कारण बोना होता है? तो पौधों जो बोना होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के कारण क्या होता है? पौधों की लंबाई में वृद्धि नहीं होता है, यानी बोना किसके कारण हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। और वृद्धि हार्मोन कौन हो जाएगा? जिब्रेलिन्स 1 में, और 2 में क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। अगर जिब्रेलिन्स नहीं रहेगा तो ऑक्सिन, अगर दोनों रहेगा तो जिब्रेलिन्स। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्रॉन, सिनेप्स। तो तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, पोन्स। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? ये ऐच्छिक क्रिया होती है। सेरिबेलम क्या है? संतुलन बनाए रखता है। मेडुला में क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया होता है। पोन्स क्या है? ये श्वसन की गति को निर्भर कर और नींद को नियंत्रण करता है। नींद, श्वसन की गति, नियंत्रण। सेरिब्रम में क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया होता है। मेडुला में होता है अनैच्छिक क्रिया। सेरिबेलम क्या है? संतुलन बनाए रखता है शरीर को। पौधों में प्रकाश की ओर मुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो पौधों में प्रकाश की जो मुड़ने की क्रिया क्या कहला जाएगी? फोटोट्रोपिज्म। और जल की ओर जब मुड़ेगा तो हाइड्रोट्रोपिज्म। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनालिन, अग्नाशय। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रिनालिन। इस हार्मोन का होता है जब हम भय यानी जब हम डर जाते हैं तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रिनालिन। इसको एक और नाम है मारो या भागो या करो। भागो या करो। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। ये क्या करता है? शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, मधुमेह, एडिसन रोग, बौनापन। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह।
मास्टर ग्रंथि कहलाती है थोराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी, अग्नाशय। तो मास्टर ग्रंथि कौन कहलाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। सिनेप्स क्या है? न्यूरॉन का सिरा, दो न्यूरॉनों के बीच की जगह, एक्सॉन, डेंड्राइट। तो सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉनों के बीच की जगह। संतुलन बनाए रखने वाला मस्तिष्क का भाग है, कौन सा है? सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, पोन्स। तो संतुलन बनाए रखने वाला कौन सा भाग हो जाएगा? सेरिबेलम। पौधों में जल की ओर गति कहलाती है फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म। तो पौधों में जल की ओर क्या बोलेंगे? हाइपोट्रोपिज्म। और प्रकाश की ओर फोटोट्रोपिज्म। एड्रिनालिन हार्मोन स्रावित होती है पिट्यूटरी से, थोराइड से, एड्रिनल से, अग्नाशय से। तो जो एड्रिनालिन हार्मोन होती है, जो एड्रिनल से होती है, इसका क्या है? लड़ो या भागो। अगर अचानक कोई बोले लड़ाई हो जाएगा, या तो आप लड़ोगे या तो फिर भाग जाओगे। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रिनालिन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि से? तो एड्रिनल ग्रंथि से। मेरुरज्जु स्थित होता है खोपड़ी में, वक्ष गुहा में, रीढ़ की हड्डी में, पेट में। तो मेरुरज्जु स्थित कहाँ होता है? रीढ़ की हड्डी में। मेडुला नियंत्रित करता है सोच, संतुलन, श्वसन की गति, श्वसन एवं हृदय की गति, स्मरण। तो मेडुला क्या नियंत्रित करता है? श्वसन और हृदय की गति। बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरोक्सिन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, एड्रिनालिन। तो बौनापन किस हार्मोन की कमी से हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन से। पौधों में स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया कहलाती है फोटोट्रोपिज्म, जीरोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो पौधों को स्पर्श की प्रति प्रतिक्रिया क्या कहलाया जाएगा? थिग्मोट्रोपिज्म। तंत्रिका वेग का संचार किस दिशा में होता है? दोनों दिशाओं में, एक दिशा में, गोलाकार, अनियमित। तो तंत्रिका वेग का संचार किस दिशा में होगा? एक दिशा में। सेरिब्रम का कार्य है संतुलन, सोच एवं स्मरण, हृदय की गति, श्वसन। तो सेरिब्रम का क्या कार्य है? सोच एवं स्मरण। क्यों? सेरिब्रम क्या है? ऐच्छिक कार्य करता है। अग्नाशय से कौन सी हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन। तो अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? इंसुलिन। पौधे में हार्मोन का परिवहन होता है तंत्रिका द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, दोनों, बी और सी। तो पौधे में हार्मोन का परिवहन किसके द्वारा भी होता है? फ्लोएम के द्वारा भी होता है और जाइलम के द्वारा होता है। पौधा में तंत्रिका नहीं होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, हार्मोन ग्रंथ या हृदय। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन शामिल है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है गर्दन में, मस्तिष्क के आधार पर पेट में, छाती में। तो पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क के आधार पर। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। पौधों में नीचे की ओर जड़ वृद्धि कहलाती है ऋणात्मक, धनात्मक, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। जब पौधा जड़ की ओर वृद्धि करे तो उसे क्या बोलेंगे? धनात्मक, जियोट्रोपिज्म। जब पौधा प्रकाश की ओर वृद्धि करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। प्रकाश की ओर जब करेगा तो क्या बोलेंगे? ऋणात्मक, जियोट्रोपिज्म। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है तंत्रिका, न्यूरॉन, सिनेप्स, एक्सन। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। एड्रिनालिन को कहते हैं शांति हार्मोन, भय हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, पाचन हार्मोन। तो एड्रिनालिन को क्या कहते हैं? भय हार्मोन। इसका क्या नाम है? लड़ो या भागो। लड़ो या भागो। न्यूरॉन का लंबा भाग कहलाता है डेंड्राइट्स, सिनेप्स, एक्सॉन, साइटोप्लाज्मा। तो न्यूरॉन का लंबा भाग क्या कहलाता है?
एक्सॉन। हार्मोन सीधे किस में मिलती है? कोशिका में, तंत्रिका में, रक्त में, जल में। तो हार्मोन सीधे किस में मिलती है? रक्त में। पौधों में नियंत्रण धीमा होता है क्योंकि तंत्रिका नहीं होती है, हार्मोन कम होता है, कोशिकाएं कम होते हैं, जड़ें होती है। तो पौधों में नियंत्रण धीमा होता है क्योंकि उसमें तंत्रिका नहीं होता है। इंसुलिन नियंत्रित करता है रक्तचाप को, रक्त शर्करा को, तापमान को, श्वसन को। तो इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? रक्त शर्करा को। इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्नाशय से। तंत्रिका तंत्र का समन्वय होता है, रासायनिक, हार्मोन, विद्युतीय, यांत्रिक। तो तंत्रिका तंत्र का समन्वय क्या होता है? विद्युतीय। पौधों में ऊपर की ओर तना वृद्धि कहलाता है, धनात्मक जियोट्रोपिज्म, ऋणात्मक जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक जियोट्रोपिज्म। जब जड़ की ओर करेगा तो धनात्मक वाला होगा, और तना की ओर करेगा तो ऋणात्मक। थायरोक्सिन नियंत्रित करता है वृद्धि, उपचय, रक्तचाप, श्वसन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपचय। तंत्रिका तंत्र में संदेश का संचार होता है, हार्मोन से, रक्त से, विद्युत आवेग से, जल से। तो तंत्रिका तंत्र में संदेश का संचार होता है किससे? विद्युत आवेग से। पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, नाभिक में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और संश्लेषण के बाद कौन सा गैस देता है? ऑक्सीजन। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है, जाइलम, फ्लोएम, स्टोमाटा, लाइटिसेल। तो पत्तियों में गैस का जो आदान प्रदान कहाँ होता है? स्टोमाटा में। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का विघटन होता है ऊर्जा संग्रह हेतु, ऊर्जा मुक्त करने हेतु, वृद्धि हेतु, उत्सर्जन हेतु। तो श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का विघटन होता है, क्यों होता है? ऊर्जा मुक्त करने हेतु। अब आइवीए श्वसन में उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल, ऑक्सीजन प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो अब आइवीए श्वसन में उत्पाद क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल। फेफड़ों में वायु की थैली कहलाती है एक एल्वियोलाई, ट्रैंकिया, ब्रोंकास, डायफ्राम। तो फेफड़ों में वायु की थैली क्या कहलाएगा? एल्वियोलाई। रक्त में ऑक्सीजन ढोने वाला है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो रक्त में जो ऑक्सीजन को ढोने वाला कौन है? आरबीसी। और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ढोता है? प्लाज्मा। प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? रक्त जमता है। प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो रक्त क्या हो जाएगा? जम जाएगा। पीत रस बनता है अग्नाशय से, यकृत से, अमाशय से, छोटी आंत से। तो पीत रस कहाँ बनता है? यकृत में। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। तो दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि, ये दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये पहला सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? पिनियल ग्रंथि। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, सभी का। तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन क्या होता है? सभी का। वसा का पाचन किसमें होता है? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो वसा का पाचन किसमें होता है? लाइपेज में। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय, थोराइड, यकृत, लार ग्रंथि। तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत। और दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय। और सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल। पौधों में श्वसन होता है केवल रात में, केवल दिन में, दिन रात कभी नहीं। तो पौधों में श्वसन क्या होता है? दिन रात दोनों में होता है, दिन में भी और रात में भी। उत्सर्जन का अपशिष्ट है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, यूरिया, प्रोटीन। उत्सर्जन का अपशिष्ट कौन सा हो जाएगा? यूरिया।
डायफ्राम किससे संबंधित है? पाचन से, श्वसन से, परिसंचरण से, उत्सर्जन से। तो डायफ्राम किससे संबंधित है? श्वसन से। रक्त में थक्के जमाने में सहायक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो रक्त में थक्के जमाने की सहायक कौन है? प्लेटलेट्स। आरबीसी कौन है? क्या है? ऑक्सीजन को ढोता है। प्लाज्मा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है। पौधे में उत्सर्जन होता है पत्तियों द्वारा, छल द्वारा, स्टोमाटा द्वारा, सभी द्वारा। तो पौधों में उत्सर्जन किसके द्वारा हो जाएगा? पत्तियों द्वारा भी होगा, छल द्वारा भी होगा, स्टोमाटा द्वारा भी होगा, यानी सभी द्वारा हो जाएगा। श्वसन की इकाई है एल्वियोलाई, ब्रोंकोन्स, ट्रैकिया, फेफड़ा। तो श्वसन की इकाई क्या हो जाएगा? एल्वियोलाई। रक्त का पीएच रक्त का पीएच होता है 5.5, 6.5, 7.5, 8.4, 8.5। तो रक्त का पीएच कितना होगा? 7.4। पौधों में भोजन का भंडारण होता है जड़ में, तना में, पत्ती में, सभी में। तो पौधों का भोजन का भंडारण होता है जड़ में भी, तना में भी, पत्ती में भी, यानी सभी में। भोजन की नली की लंबाई लगभग होती है 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर। तो भोजन की नली की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। मूत्राशय का कार्य है मूत्र बनाना, मूत्र छानना, मूत्र संग्रह, मूत्र बाहर निकालना। तो मूत्राशय का क्या कार्य है? मूत्र को संग्रह करना। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है एसे नोड, एबी नोड, मेडुला, सेरिबेलम। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित कौन करता है? एसे नोड। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है जाइलम से, फ्लोएम से, स्टोमाटा से, जड़ से। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? स्टोमाटा से। जाइलम से क्या होता है? जल जाया जाता है। फ्लोएम से क्या होता है? खनिज पदार्थ। अवायवीय श्वसन होता है ईस्ट में, पौधों में, मानव में, सभी में। तो अवायवीय श्वसन किसमें होगा? ईस्ट में। पाचन की शुरुआत होती है अमाशय में, छोटी आंत में, मुख में, ग्रस्त नली में। तो पाचन की शुरुआत कहां से होती है? मुख से। रक्त का द्रव भाग कहलाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली है पेरियोकार्डियम, प्लूरा, प्रीटोनियम, मेनिजेंस। तो फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या है? प्लूरा। पौधों में श्वसन गैस प्रवेश करती है जड़ द्वारा, तना द्वारा, स्टोमाटा द्वारा, पत्ती द्वारा। तो पौधों में श्वसन गैस प्रवेश करती है किसके द्वारा? स्टोमाटा द्वारा। यूरिया बनता है गुर्दा, यकृत, मूत्राशय, हृदय। तो यूरिया कौन बनाता है? यकृत यानी लीवर। मानव में श्वसन दर है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 18, 25 से 30। तो मानव में जो श्वसन दर है 15 से 18। भोजन के पाचन में सहायक जीवाणु पाए जाते हैं अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ग्रास नली में। तो जो पाचन की सहायक जीवाणु कहाँ पाए जाएंगे? बड़ी आंत में। और जो पाचक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। रक्त परिसंचरण की खोज की न्यूटन ने, हार्वे ने, डार्विन ने, मिंडल ने। तो रक्त परिसंचरण का खोज किसने की? हार्वे ने। उत्पाद कौन होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, हरे पौधे, जीवाणु। तो उत्पाद कौन होते हैं? हरे पौधे। खाद्य श्रृंखला का शुरुआत किससे होती है? उपभोक्ता से, अपघटक से, उत्पाद से, परजीवी से। तो जो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है वो उत्पाद से होती है। आगे क्या रहेगा? क्रॉस, ये क्या है? उत्पाद। इसके बाद कौन रहेगा? टिड्डा। उसके बाद वो बढ़ेगा। जो स्टार्टिंग होगा उत्पादक से। खाद्य जल क्या है? एक खाद्य श्रृंखला, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, पौधे का समूह, जानवरों का समूह। तो खाद्य जाल क्या है? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल।
अपघटक कौन होते हैं? पौधे, जानवर, जीवाणु और फफूंद, शैवाल। तो अपघटक कौन होते हैं? जीवाणु और फफूंद। ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? दोनों ओर, चक्रीय, एक दिशीय, अनियमित। तो ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशा में। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का हस्तांतरण, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का हस्तांतरण। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? शोभ मंडल में, समताप मंडल में, माध्य मंडल में, आयन मंडल में। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। हमारे जो एरोप्लेन भी कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में ही उड़ता है। जैव अपघटनीय कचरा कौन सा है? प्लास्टिक, कांच, सब्जी के छिलके, पॉलीथीन। तो जैव अपघटनीय का कचरा कौन सा है? सब्जी के छिलके। जैव अपघटनीय कचरा कौन सा है? सेम क्वेश्चन। कागज, पत्तियां, ये है क्या? अजैव अपघटनीय कचरा कौन सा है? कागज, पत्तियां, गोबर, प्लास्टिक। तो अजैव अपघटनीय कचरा कौन सा हो जाएगा? प्लास्टिक। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक, पौधे। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा हो जाएगा? शाकाहारी। डीडीटी किसका उदाहरण है? उर्वरक, जैविक कचरा, प्रदूषक, पोषक तत्व। डीडीटी किसका उदाहरण है? प्रदूषक का। पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक। तो पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास हो जाएगा? उत्पादक के पास। सबसे कम किसके पास हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा कहाँ होती है? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसके पास हो जाएगा? जो मांसाहारी के पास हो जाएगा, जो मांस खाएगा। ओजोन परत का खोज किसने की थी? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, डॉप्सन ने, बोहर ने। तो ओजोन परत का खोज किसने किया था? डॉप्सन ने। ओजोन परत का सूत्र होता है O3। कंपोस्ट खाद किससे बनती है? प्लास्टिक, जैव कचरा, धातु, कांच। तो कंपोस्ट खाद किससे बनती है? जैव कचरा से। कचरा प्रबंधन में 3R में शामिल नहीं है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब क्या होगा? कम यूज करना। फिर रीयूज का मतलब उसी को यूज करना। रिसाइकल का मतलब जो बचा, टूटा फूटा, उसको फिर से बनाना। और रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। तो कचरा प्रबंधन में 3R में शामिल कौन नहीं है? ये रिमूव है जो शामिल नहीं है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होता है? उल्टा, सीधा, गोल, अनियमित। तो ऊर्जा का पिरामिड जो हमेशा होता है वो सीधा होता है। मृत जीवों को कौन विघटित करता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, परजीवी। तो मृत जीवों को कौन विघटित करता है? अपघटक। पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ का चक्रण होता है क्योंकि पदार्थ नष्ट हो जाए, पदार्थ पुनः उपयोग होता है, ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा घटती है। तो पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ का चक्रण होता है, पदार्थ पुनः उपयोग होता है क्योंकि पुनः उपयोग होता है। कचरा प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जलाना, गड़ना, रिड्यूस, फेंकना। तो कचरा प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रिड्यूस, यानी उसको फिर से यूज करना। जैव अपघटनीय कचरा का उदाहरण है थर्मोकोल, प्लास्टिक, फल का छिलका, कांच। तो जैव अपघटनीय कचरा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? फल का छिलका। पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहलाता है भूगोल, पारिस्थितिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान। तो पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2, O3, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? O3। पारिस्थितिक तंत्र में जल किस श्रेणी में आता है? जैविक, अजैविक, उपभोक्ता, अपघटक। तो पारिस्थितिक तंत्र में जल किस श्रेणी में आता है? अपघटक में। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है? घास, हिरन, शेर, शेर, घास, हिरन, हिरन, घास, शेर, घास से शेर, हिरन। देखो घास को कौन खाएगा? हिरन। हिरन को कौन खाएगा? शेर। यानी ऑप्शन नंबर ए।
ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा समझौता हुआ? क्योटो, पेरिस, मॉन्ट्रियल। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा समझौता हुआ? मॉन्ट्रियल।